नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। पिछले कुछ वक्त से आरएसएस खुद को कट्टर हिंदुत्व की छवि से अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है। जुलाई में एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए सभी भारतीयों को डीएनए एक बताया था कि सभी भारतीयों का जो डीएनए है वो एक ही है, यानी कि खून एक ही है। साथ ही मॉब लिंचिंग पर भी उन्होंने इसको गलत ठहराया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो मॉब लिंचिंग होती है वो गलत होती है, और ये भी कहा कि मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। मोहन भागवत के इस बयान पर विपक्षी दलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनके बयान को यूपी विधानसभा से भी जोड़ा गया था और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उन पर भी आरएसएस की नजर है, और इसे लेकर मुंबई से मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के संग बैठक भी की। और वहीं पर 5 जन्य पत्रिका में इन्फोसिस पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए, संघ ने उससे भी किनारा कर लिया। एक तरफ संघ मुस्लिमों को बीच कट्टर हिंदुत्व की छवि से इतर दिखने की कोशिश कर रहा है, और वहीं अभी भी एक तबका है जो आरएसएस, विहिप और बजरंग दल को तालिबान जैसा मानता है। गीतकार जावेद अख्तर ने तालिबान से आरएसएस की तुलना की थी, जिस पर घमासान मचा है और बीजेपी जावेद अख्तर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई संघ बदल रहा है या फिर बदलने का सिर्फ दिखावा है? क्या संघ की नजर यूपी विधानसभा चुनाव पर है? करेंगे पड़ताल, लेकिन उससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। यूपी की सत्ता पर दोबारा काबिज होने की बीजेपी हर कोशिश कर रही है। सपा एक MY समीकरण को काटने के लिए बीजेपी मुसलमानों को साधने में जुटी है। बीजेपी और आरएसएस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम आबादी को साधने के लिए पिछले कुछ दिनों से आरएसएस हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दे रहा है। आरएसएस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जरिए मुस्लिम समाज में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत के कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों और धर्म गुरुओं की ओर से आ रही प्रतिक्रिया पर भी आरएसएस की नजर है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संचालक मोहन भागवत ने मुंबई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक अहम बैठक की। भागवत ने जुलाई में गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक सम्मेलन में शिरकत की थी। इस सम्मेलन में भागवत ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता की अवधारणा को गलत तरीके से पेश किया गया है, क्योंकि उनमें कोई अंतर ही नहीं है। भागवत ने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। मॉब लिंचिंग पर भी भागवत ने कहा था कि जो लोग लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व विरोधी हैं। माना गया है कि भागवत भाजपा को अब हर धर्म, हर समुदाय के लिए स्वीकार्य पार्टी के तौर पर स्थापित करने के लिए मनोवैज्ञानिक समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों बीएसपी, कांग्रेस, सपा और AIMIM ने भागवत के बयान को उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ते हुए इन पर निशाना साधा है। भागवत उग्र हिंदुत्व की छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वाकई नजर यूपी चुनाव पर है? दरअसल उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। यहाँ 20% मुस्लिम वोट बैंक है। 125 सीटों पर मुस्लिमों के वोट अहम हैं। सभी पार्टियों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। दरअसल भाजपा इस बार वोटों के ध्रुवीकरण से बचना चाहती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वो इससे नुकसान उठा चुकी है। भाजपा के रणनीतिकार अच्छी तरह समझते हैं कि उनके लिए उत्तर प्रदेश चुनाव हर हाल में जीतना जरूरी है। ऐसे में भागवत के बयान को इसी ध्रुवीकरण से बचने के लिए एक कोशिश के तौर पर देखा गया। इसी कड़ी में आरएसएस में 5 जन्य पत्रिका में इन्फोसिस से जुड़े लेख से किनारा कर लिया। विवाद गहराने के बाद आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रभारी सुनील अंबेडकर ने ट्वीट किया कि भारतीय कंपनी के नाते इन्फोसिस का भारत की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्फोसिस संचालित पोर्टल को लेकर कुछ मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन 5 जन्य में इस संदर्भ में प्रकाशित लेख लेखक के अपने व्यक्तिगत विचार हैं और 5 जन्य संघ का मुखपत्र नहीं है। 5 जन्य ने आईटी कंपनी इन्फोसिस पर जानबूझकर भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। पत्रिका ने कंपनी पर नक्सलियों, वामपंथियों और टुकड़े टुकड़े गैंग की मदद करने का भी आरोप लगाया था। आरएसएस बेशक उग्र हिंदुत्व की छवि को बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जावेद अख्तर जैसे संघ और
उससे जुड़े संस्था को तालिबान समझते हैं। हमेशा बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोलने वाले जावेद अख्तर ने एक बार फिर से संघ और वीएचपी के बारे में बयान देकर सियासत गरमा दी है। गीतकार जावेद अख्तर ने आरएसएस और वीएचपी पर एक टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। अख्तर ने कहा था कि जैसे तालिबान इस्लामिक स्टेट बनना चाहता है, वैसे ही यहाँ भी कुछ लोग हैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इन लोगों की मानसिकता एक ही है, भले ही ये हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या यहूदी हो। तालिबान जो कर रहा है वो बर्बर है, लेकिन आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल का समर्थन करने वाले लोग भी वैसे ही हैं। जावेद अख्तर के बयान पर बीजेपी उनके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है और माफी मांगने की बात भी कह रही है। अब सवाल है कि क्या जावेद अख्तर कैसे किसी को सर्टिफिकेट दे सकते हैं? क्या आरएसएस अब खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है? क्या संघ अब बीजेपी की छवि को बदलने लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, लोकतंत्र में आज इसी मसले को लेकर बात हो रही है। अक्सर कहा जाता है, विपक्ष लगातार ये कहता आया है कि चाहे कोई भी चुनाव हो और किसी भी स्टेट में हो, बीजेपी के लिए एक जमीन तैयार करने की कोशिश आरएसएस करता है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उस बाबत मेहनत भी की जाती है। जो आरएसएस के लोग होते हैं, आरएसएस के मेंबर्स होते हैं, वो एक पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि कई बार ये भी होता है कि सरकार की योजनाओं को, उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में भी आरएसएस का अहम योगदान होता है। लेकिन इस बार देखने के लिए ये मिल रहा है कि आखिर क्या अब चुनावी समीकरण को देखते हुए आरएसएस भी अपनी दिशा और दिशा बदलने की कोशिश में है। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर महेश वर्मा जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। प्रोफेसर वंदना पांडे हैं, आरएसएस मेंबर, वो भी हमारे साथ। तहसीन पूनावाला, समर्थक कांग्रेस, वो भी हमारे साथ हैं। अब्दुल नुमानी जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु है। सबसे पहले प्रोफेसर वंदना पांडे जी, देखिए, ये तो विपक्ष लगातार कहता आया है कि बीजेपी की जो जमीन है वो आरएसएस तैयार करने में काफी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि चुनावी जो असर है वो आरएसएस पर भी देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 में जो उत्तर प्रदेश में है, यानी कि आरएसएस भी अपनी दशा, दिशा, तस्वीर, छवि बदलने की कोशिश में है क्या? मेरा जहां तक मानना है, इसमें छवि बदलने और ना बदलने जैसी कोई बात नहीं है। अगर चुनाव है तो चुनाव एक राष्ट्रीय पर्व है। अगर चुनाव है किसी राज्य का, तो निश्चित रूप से हर नागरिक का उसमें अपनी सहभागिता देनी चाहिए, सक्रिय सहभागिता देनी चाहिए। चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई और दल हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। क्या चुनाव में अपनी सहभागिता नहीं देनी चाहिए? क्या चुनाव के उत्सव से स्वयं को उदासीन रखना चाहिए? ऐसा तो नहीं है। तो इस नाते चुनाव की जो कुछ भी चुनाव से तात्पर्य है, मतदान के प्रति अपने नागरिक दायित्व का निर्वहन, और वह सब कोई करता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हो या कोई भी हो। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उन्हें चुनावी गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार नहीं है? निश्चित रूप से है। तो इसलिए अगर किसी राज्य में कहीं भी चुनाव हो रहा हो, तो उससे हर दल, कोई राजनीतिक दल ही इससे जुड़े, ऐसा तो नहीं है। जब चुनाव होता है, सरकार बननी होती है, तो सरकार को बनाता कौन है? हर संगठन, हर दल, हर नागरिक, हर व्यक्ति अपनी उसमें अपना योगदान देता है, तब जाकर किसी सरकार का निर्माण होता है। तो अगर ऐसा है तो उसमें कोई गलत नहीं है कि अगर कहीं हम भी अब समाज में या राष्ट्रीय पर्व में या राज्य के एक नागरिक दायित्व के निर्वहन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि कोई इसमें अनुचित ठीक है, उसमें आपको कुछ भी अनुचित नहीं लगता है। अगर यहाँ पर आरएसएस अगर अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है तो वो भी गलत है। आ रही आपके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसी राष्ट्र का एक संगठन है, इसी राष्ट्र में, इसी देश में एक संगठन के तौर पर कार्य करता है, और इसलिए उसका यह अधिकार भी है और यह दायित्व भी है कि जहां कहीं भी मतदान हो रहा हो तो उस मतदान के लिए जागरूकता उत्पन्न करे नागरिकों में और अपनी सक्रिय सहभागिता अवश्य दे, क्योंकि वो मतदान देने जा रहा है, एक सरकार का निर्माण करने जा रहा है। ठीक है अब्दुल साहब, इस बार देखने को मिल रहा है कि आरएसएस के मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है मुस्लिम समुदाय के लिए, और शायद यही बात भी है कि मोहन भागवत के अल्फाजों में भी अब लगातार मुस्लिम शब्द आ रहा है। मुस्लिम समुदाय की वो बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं अपने एक बाकायदा भाषण में, उन्होंने कहा भी क्या, देखिए दोनों का डीएनए एक है, हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है क्या मुस्लिम समुदाय के लिए आरएसएस के मन में?
देखिए वो आरएसएस है वो जिस प्रकार का है और इस दावे को लेकर वो सरकार के समक्ष आ रहा है विश्व गुरु बनना है, यह सामने आ रहे हैं आरएसएस के लोग, तो उसमें कहीं न कहीं जो है इसके लिए जो है वो जगह स्थान का होना जो है वो जरूरी है। और इधर जो कुछ जो है मुस्लिम बुद्धिजीवी और प्रतिनिधि और जो नेता है और जो धर्म गुरु हैं वो जो उनसे मिले हैं मौलाना अरशद मदनी साहब जो जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने मुझसे खुद जो है कहा कि मैंने मोहन भागवत से कहा कि जो बात आप यहाँ कमरे में बैठ के कर रहे हैं कोठरी में, तो ये आपको सामने आके कहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता की बात जो है और देश को मजबूत करने की बात जो है और विश्व गुरु बनाने की बात है, तो विश्व गुरु तो भारत उस वक्त बनेगा जब विभिन्न समुदायों के बीच में जो है मधुर संबंध होंगे, सांप्रदायिक सौहार्द होगा, तब यह होगा। तो उन्होंने, हमको लगता है कि जो आध्यात्मिक सतह पर राजनीति जो है वो दूसरे नंबर पर हमको लगता है कि मोहन भागवत के यहाँ है। वो जो गुरु गोलवालकर ने विशेष तौर से जिस मुद्दे को जो है वो प्रस्तुत किया है और जिस तरह उन्होंने रखा है बंच ऑफ थॉट्स में, तो अद्वैतवाद को लेकर जो है और जो विवेकानंद का विचार जो है अद्वैतवाद और द्वैतवाद को लेके, तो वो जो डीएनए एक होने की जो बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज में, इस्लाम में तो तमाम दुनिया के जितने भी लोग हैं और सब जो है वो आदम की संतान है, तो इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे यहाँ सभी जो है वो आदम की जो है औलाद और संतान है, तो वो कोई जो है वो मुद्दा नहीं है। देखिए यहाँ तो पर हमको वो जो है वो प्रयास कर रहे हैं, तो मैंने इधर कई आलेख में जो है इस मुद्दे को जो है वो सामने रखा है और हमने बताया भी और ये कहा कि जो है वो दोनों को जो है जो बीच में जो भ्रांतियां हैं, गलतफहमियां हैं हिंदू मुस्लिम और संघ और मुस्लिम संगठनों में, उनको जो है वो भ्रांतियों को जो है वो दूर करने का जो है प्रयास करना चाहिए। और ये बहुत दिनों तक जो है इस तरह दूर दूर खड़े होकर एक दूसरे को देखने और दिखाने से जो है वो काम चलने वाला नहीं है। हाथ मिलाने की जरूरत है। बीच में जो बात है उनको लेकर जो है वो जब तक जो है आपस में लोग बातचीत नहीं करेंगे, निकटता नहीं बढ़ेगी, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तब तक जो है वो बात नहीं बनेगी। और ये अब जो है चूंकि ये प्रकृति का, कुदरत का जो है फैसला हो चुका है कि दोनों को जो है वो साथ साथ रहना है। ठीक है, तो ठीक है। उसके लिए जो है वो रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी एक दूसरे को जो है समुद्र में उठा के फेंक नहीं सकता है या सबको खत्म नहीं कर सकता है। साथ आने की जरूरत है। आपका कहने का मतलब है कि एक मंच पर आने की जरूरत है। महेश वर्मा जी, यहाँ पर एक तरफ मोहन भागवत है जो कहते हैं कि देखिए हिंदू और मुस्लिम सबका डीएनए एक है, सभी राष्ट्रवाद हैं और सभी राष्ट्र के अंदर रहते हैं, सभी भारत के नागरिक हैं, उनका डीएनए बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन वहीं पर अब्दुल साहब कहते हैं कि देखिए जो भी है सभी लोग आदम की औलाद है, वो उनका मानना ये है। ये जो सोच का एक फर्क है जिसे मिटाने की कोशिश यहाँ पर आरएसएस के जरिए की जा रही है, आपको लगता है कितना आसान होने वाला है रास्ता? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी चीज आरएसएस की तरफ से कही गई है उसमें अगर कुछ स्टेट को समझा जाएगा तो ये स्वागत योग्य पहल है। और स्वागत योग्य जो है इसका स्वागत करना चाहिए, न कि इसकी किसी तरह की मुखालफत होनी चाहिए। सवाल यह कि भारतीय संविधान भी जो कहता है और हमारी संस्कृति और हमारी प्रवृत्ति हमें कहीं न कहीं इस चीज से जोड़ती भी है। 5 पीढ़ी अगर पहले चलेगा, कोई भी मुसलमान 5 पीढ़ी पहले चला जाए और अपने बाप दादे का नाम अगर कहीं से इकट्ठा करे तो स्वाभाविक रूप से वो सारे हिंदू लोग होंगे जिनको कन्वर्ट करके कोई भी इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता है कि कन्वर्टेड मुसलमान है हिंदुस्तान में 99%। तो इस चीज को अगर कहीं कही गई है तो कोई बुरी बात नहीं है और ये कोई चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर चुनावी प्रोपेगेंडा होता तो आरएसएस जो है राष्ट्रीय मुस्लिम विचार मंच चलाती है जिसके आज संख्या जो है करोड़ों में। ठीक है, लेकिन महेश जी यहाँ पर अब्दुल जी तो ये भी कह रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो कहते हैं कि देखिए एक कमरे में बैठ के बात मत कीजिए, आइए मंच पर आइए, मंच पर आकर खुलेआम कहिए और सबसे कहिए, सिर्फ दूर दूर से एक दूसरे को ताकने से नहीं बात बनने वाली है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, राजनीति इसी को कहते हैं। हाँ,
सवाल यह है कि एक बात कहीं से कही गई, मंच किस बात से ये बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे और क्या समझेंगे? हाँ, मतलब समझने और कहने के लिए क्या ऐसा है जिसके लिए आपको मंच की आवश्यकता पड़ रही है? अगर हमने कह दिया कि भाई हम जो है एक ही हम दोनों के पूर्वज एक ही थे, कह देना कि नहीं ऐसा नहीं थे, तब हम उसके लिए उनको बताएंगे कि भाई थे या नहीं थे, या तो ये डिनाई करेंगे कि हाँ हमारी 5 पीढ़ी या हमारे 7 पीढ़ी हम हिंदू नहीं थे या हम कन्वर्टेड मुसलमान नहीं है। सवाल है उसको लेके तो कोई भी बात नहीं है, और न किसी तरह के उसको लेकर लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। आज भी कई मुस्लिम जो है हिंदू सरनेम लगाते हैं, तो उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, डिनाई नहीं करेंगे। हाँ, अब यही बात कि इससे सौहार्द का माहौल बन रहा है, वातावरण अगर बन रहा है मुसलमान के पीछे जो खाई थी, आरएसएस को हमेशा इसके लिए खलनायक बताकर और आरएसएस को हमेशा कटघरे खड़ा करके मुस्लिमों को भड़काया जाता था, तो ऐसे लोगों की जरूर मिर्ची लगी होगी, ऐसे लोग जरूर बौखलाए होंगे, ऐसे लोगों की जो मंसूबे हैं जो ऐसे मंसूबे पाल के रखते थे कि मुसलमानों को भड़का के आरएसएस का डर दिखा के, तो आरएसएस का कहीं डर खत्म न हो जाए मुसलमानों के अंदर से, ऐसे लोग अब सक्रिय होंगे और वो जरूर कहेंगे कि भाई अब तो आज इसने ऐसा कहा। ठीक है तहसीन साहब, ठीक है महेश जी, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आ गई। तहसीन साहब एक बात बताइए, अभी महेश जी कह रहे हैं कि देखिए लोगों के अंदर, जो भारत के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर आरएसएस का खौफ ना खत्म हो जाए, जो एक खलनायक की छवि बनाई गई है वो ना खत्म हो जाए, उस बाबत लोगों को अब डर है, और जो कि अब आरएसएस कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर मुस्लिम समुदाय के लिए भी रख रही है ताकि वो हमारे साथ आए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के लिए खतरा शुरू हो जाए? सबसे पहले ऊपर ये बातों का इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया कि किसी भी संगठन को ये अधिकार है कि वो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले या प्रचार करे या पॉलिटिकल एक्टिविटीज करे। जी। आपको याद होगा मैडम कि सरदार वल्लभ भाई को पत्र में आरएसएस ने वादा किया था कि वो किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग नहीं देंगे। ये पत्र उन्होंने लिखित में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था, तब उन पर बैन लिफ्ट हुआ था। ठीक है, आऊंगी आपके पास बंदा जी, बस 1 मिनट रुकिए। जी आप बात पूरी कीजिए तहसीन साहब। जी, ये पत्र उन्होंने लिखित में दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और आज तक जितने भी डिबेट्स में मैं गया हूँ, जितने भी आरएसएस के प्रवक्ता या भाजपा के प्रवक्ता थे, उन्होंने आज तक, पहली बार आपके शो में किसी ने कहा कि अलग पॉलिटिक्स में भाग ले रहे, लेकिन इसके पहले सभी ने कहा था कि आरएसएस महज एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर वे पॉलिटिक्स में भाग ले रहे तो सरदार पटेल को दिया हुआ वो वादा वो तोड़ रहे। ये आज आप प्रवक्ता ने आपकी शो पर कहा है। दूसरी बात, तहसीन भाई मैं 1 मिनट वंदना जी आऊंगी आपके पास, वंदना जी आऊंगी आपके पास, एक बार तहसीन साहब की बात पूरी हो जाए, आऊंगी आपके पास वंदना जी। एक बात बोल दूंगी कि मेरी बात को शायद आपने ध्यान से आई रिक्वेस्ट यू, आई कैनॉट मैं इसे डिबेट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, आई विल लीव द डिबेट। ठीक है तहसीन साहब, आऊंगी आपके पास। जिस तरीके से आरएसएस अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है और कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर तलाशने की कोशिश हो रही है मुस्लिम समुदाय के लिए, तो क्या ये सिर्फ अगर देखा जाए तो 2022 में जो विधानसभा चुनाव है पंजाब में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, गोवा में, मणिपुर में, क्या उस बाबत या फिर सही मायनों में नीयत और मंशा दोनों बदल रही है? बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन साहब, आप कुछ कहने की भी कोशिश कर रहे थे, लगातार आप बताने की भी कोशिश कर रहे थे, बाकायदा सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आपने नाम दिया था, लेकिन आप इतनी पुरानी बात यहाँ पर लाकर सामने रख रहे हैं, वक्त के साथ साथ चीजें बदलती तो भी हैं। अगर आपने देश के फाउंडिंग फादर, पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री को ये वादा करते अपने ऊपर से बैन उठा के आप राजनीति में भाग नहीं लोगे और उस वादे को तोड़ते हो उस व्यक्ति के लिए जिसने आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बानी दी, तो फिर आपसे प्रश्न उठेंगे। दूसरी बात करना चाहता हूँ, फिर भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, अगर आरएसएस राजनीति में आना चाहता है, यानी कि प्रचार करना चाहता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना चाहता है, तो आरएसएस एक नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन रजिस्टर्ड संगठन है, तो उसको जो पैसे मिलते हैं, डोनेशन मिलते हैं, उसकी ऑडिट होनी चाहिए, सीएजी से होनी चाहिए कि उसके पास काफी सरकारी लैंड है। उसको दूरदर्शन पे एयर टाइम मिलते हैं, मोहन भागवत को, उसको सारे सरकारी कायदे के नीचे आने चाहिए, क्योंकि इस वक्त आरएसएस पर कोई कायदा लागू नहीं होता, क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका टीवी चैनल रजिस्टर्ड है तो किसी न किसी कानून के तहत आता, बीजेपी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो इलेक्शन कमीशन के तहत है, तो इसका फंड ऑडिट पब्लिकली होना चाहिए। तीसरी बात, गोलवलकर ने अपनी किताब में ये कहा है कि भारत के 3 सबसे बड़े थ्रेट थे, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट।
गोलवलकर की इस बात को क्या आरएसएस के प्रवक्ता गलत मानते हैं? इसके अलावा गोलवलकर ने कहा है कि भारत का संविधान इम्पोर्टेड है, ये भारत के सूट नहीं करता है और तिरंगा अशुभ है। क्या आपके शो पर जो प्रवक्ता है, क्योंकि अब आरएसएस राजनीति में आ रहे, गोलवलकर के इन बयानों को गलत बोलेंगे, इसका स्पष्ट जवाब दीजिए। और एक सवाल, आरएसएस का नॉन ब्राह्मण नॉन अपर कास्ट अध्यक्ष कब बनेगा? एक दलित या एक एससी या ओबीसी कब बनेगा? इसका स्पष्ट जवाब। ठीक है, वंदना पांडे जी, जवाब है आपके पास इन सवालों के जो तहसीन जी पूछ रहे हैं? बिल्कुल जवाब है, बिल्कुल जवाब है मेरा इनके पास। पहले तो मैं इनकी पहली बात पर आऊं जिसमें वो कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले। मुझे समय दीजिएगा, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, मुझे समय दीजिएगा। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पिछली बात पर जैसा कि आपने कहा कि पीछे की बात पर आ रहे हैं तहसीन पूनावाला जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के समय से ही स्वयं को संपूर्ण समाज का संगठन मानता है और बताता है। तो देश को मिली स्वतंत्रता के पश्चात भी संघ की भूमिका में कोई अंतर नहीं आया है, आज भी है। और इसीलिए स्वतंत्रता के पश्चात 1949 में संघ का जो संविधान बना उसमें स्पष्ट कहा गया कि यदि कोई भी स्वयंसेवक राजनीति में सक्रिय होना चाहता है तो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, कहीं भी जा सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य संगठन, समाज का संगठन करना है। और यह संविधान भारतीय जनसंघ की स्थापना के पहले बना। तो जनसंघ की स्थापना के बाद भी उसमें अनेक स्वयंसेवक और प्रचारकों को देने के बाद भी आज भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एकाधिक दल का होना स्वाभाविक होता है। तो संघ के संपूर्ण समाज का संगठन होने के नाते यह भी स्वाभाविक है कि समाज का कोई भी क्षेत्र संघ से अछूता नहीं रहेगा। मेरी बात पर गौर किया जाए। और स्वयंसेवक समाज एवं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी राष्ट्रीय दृष्टि लेकर जाएंगे, राष्ट्रीय दृष्टि लेकर के जाएंगे। राजनीति राष्ट्रीय गतिविधियों से अलग नहीं है। क्योंकि कुछ स्वयंसेवक राजनीति में सक्रिय है, इसलिए संघ राजनीतिक गतिविधियों पर अपनी पैनी दृष्टि रखता है, क्योंकि राजनीति भी समाज के गढ़ने का एक हिस्सा है और यह राजनीतिक दल है। तो इसलिए यह कहना कि संघ जब संपूर्ण समाज का संगठन करता है तो यह संपूर्ण किसी एक हिस्से का हिस्सा कैसे बन सकता है? संपूर्ण समाज का हिस्सा है। सरदार पटेल जी ने स्वतंत्रता के पश्चात हमारे जो हेडगेवार जी थे उनको आमंत्रण दिया कि आप अपने राष्ट्रीय स्वयं संगठन का विलय कर दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, राजनीति का निर्माण आप कर रहे हैं, करिए, मैं समाज का निर्माण करूंगा और समाज का ही हिस्सा है राजनीतिक गतिविधि। मैंने पहले ही कहा था, चुनाव एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक महोत्सव है और इस महोत्सव में भाग लेने का सब व्यक्ति को अधिकार है। कांग्रेस की जागीर और बकौती नहीं है और खाली कांग्रेस ने देश को आजाद नहीं कर दिया है, बहुत लोगों ने आजाद किया है जो गुमनामी में है। एक मिनट तहसीन साहब, ठीक है तहसीन साहब, ठीक है वंदना जी जरा सुन लीजिए, वंदना जी जरा सुन लीजिए। जो जेल की सिक्योरिटी के पीछे बेड ऑफ रोजेस पर सो रहे थे। ठीक है वंदना जी, अब जरा तहसीन साहब को सुन लीजिए। तहसीन जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमान को। डिबेट इस बात का है ही नहीं कि कांग्रेस की क्या भूमिका थी या किसकी क्या भूमिका थी। ये तो देश जानता है कि आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी जंगी आजादी में। प्लीज आई कैन नॉट, मैं इसे डिबेट नहीं कर सकता। वंदना जी एक मिनट रुकिए, सुन लीजिए प्लीज। हाँ जी तहसीन साहब, देश तो ये जानता है कि आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी जंगी आजादी में। वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। सवाल ये है, एक मिनट वंदना जी बात पूरी कर ले दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। ठीक है वंदना जी आपके पास आऊंगी, आपको पूरा समय दूंगी अपनी बात कहने का। तहसीन जी एक बार अपनी बात पूरी करें, फिर दूसरे भी मेहमानों को करना है मुझे। हाँ प्लीज ऑब्जेक्ट, कंटिन्यू टू ऑब्जेक्ट, हू केयर्स अबाउट योर ऑब्जेक्शन। सवाल ये है मैडम कि आपके शो पे फैक्ट चेक करते हैं, मैं आगे बात नहीं करता हूँ। पटेल जी का जो पत्र था और उसके रिस्पॉन्स में जो पत्र था, आप वो पढ़ लीजिए आरएसएस को लेकर। क्या उसमें ये लिखा है हम ये करेंगे, हम पॉलिटिक्स ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे? सीधा सीधा पटेल जी साफ लिखते, अगर आप पर बैन लिफ्ट करना है तो आप राजनीति नहीं करोगे, कहते हम आज के बाद राजनीति नहीं करेंगे। साफ शब्दों में आप नेशनल टीम का के झूठ क्यों बोलते हो, शब्दों को इंटरप्रेट क्यों करते हो? इसका फैक्ट चेक कीजिए। लास्ट चीज जो मैंने आपसे सवाल पूछा, अगर आप राजनीति में आ रहे हो तो नॉन ब्राह्मण नॉन अपर कास्ट दलित एससी अध्यक्ष कब बनेगा आरएसएस का? इसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं बना? अरे मुझे भी जवाब दे दीजिए कि सोनिया राहुल को छोड़ करके और कोई कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनेगा? बहुत बने हैं, आपके तथ्य गलत है, आपके तथ्य गलत है, आपके तथ्य गलत है, बहुत बने बहुत अध्यक्ष बने, आपके तथ्य गलत है। प्रियंका को छोड़कर कोई अध्यक्ष कौन बनेगा? ऐसा कोई नहीं है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक बहुत गलत है आपके तथ्य। ठीक है, रुक जाइए जरा अब्दुल साहब, ठीक है अब रुक जाइए वंदना जी, तहसीन साहब रुकिए जरा, वंदना जी रुक जाइए। अब्दुल जी एक बात बताइए, यहाँ पर जो छवि की बात की जाती है, जावेद अख्तर कहते हैं कि देखिए आरएसएस तालिबान में ज्यादा फर्क नहीं है, ये जो छवि है इसको लेकर अब जो कोशिश हो रही है आरएसएस की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से, उस छवि में कुछ हद तक आपको लगता है कि बदलाव देखने को मिलेगा? वरना होता अफगानिस्तान में है, यहाँ पर सीधे तुलना आरएसएस की कर दी जाती है तालिबान के साथ। अब्दुल साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? जरा दो भाई दोहराइए जरा प्रश्न को। जी मेरा प्रश्न ये है अब्दुल साहब कि आपको लगता है कि जो कोशिशें हो रही हैं आरएसएस की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से, जो एक सॉफ्ट कॉर्नर तलाशने की कोशिश हो रही है मुस्लिम समुदाय के लिए, उसमें क्या कुछ बदलाव होगा? खासतौर पे तब जब जावेद अख्तर जो कि महान गीतकार है, प्रसिद्ध गीतकार है, वो सीधे अफगानिस्तान में कोई घटना होती है तब तुलना सीधे आरएसएस की हो जाती है तालिबान के साथ, दोनों को एक कैटेगरी में लाकर रख देते हैं वो। देखिए जावेद साहब जो है भारत में जो तालिबान को चाहे मौखिक रूप से हो या शाब्दिक रूप से हो, भारत में वो गलत रूप से ला रहे हैं। उनको भारत में तालिबान को नहीं लाना चाहिए। मतलब आप ही खंडन कर रहे हैं उसका? हाँ, आपको अगर बात करनी है तो संघ के बारे में सीधे सीधे बात कीजिए। मैंने हेडगवार पे जीवनी लिखी है 300 पेज की, ये देखिए हेडगवार पे। तो डॉक्टर हेडगवार का मृत्यु जो है वो 1940 में हो गया था और गुरु गोलवालकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर जो है उन्होंने ये जनसंघ बनाया। तो ठीक है कि संगठनिक रूप से जो है वो संघ जो है वो राजनीति में नहीं रहा, लेकिन जो है वो उन्होंने अपने सदस्यों को बिल्कुल आजादी दी थी। तो वो जो है वो राजनीति में जो है कोई भी जा सकता है। इसी तरह जो है आजादी से पहले भी आजादी के आंदोलन में उन्होंने किसी को जाने से नहीं रोका है। तो ये कहना जो है कि वो, और सरदार पटेल से जो बात हुई थी गांधी जी की हत्या के बाद जो है, तो वो एक बात थी कि संगठन जो है आरएसएस जो है वो सीधे सीधे जो है राजनीति में नहीं जाएगा, और अगर ये हो तो उसका जो है कोई जो है दस्तूर और जो है संविधान बनना चाहिए। ये जो है सरदार पटेल ने कहा था, मैंने वो पूरी चीजें देखी है। तो अब जो है इसको पीछे की तरफ से जो है जब हमको भविष्य की तरफ जाना है, जैसे मोहन भागवत की जो है किताब जो है अभी जो आई है भविष्य का भारत जो है, उसके संदर्भ में देखें तो हमको जो है आगे जाके जो है सही बात करना चाहिए और देश निर्माण के लिए बात करना चाहिए, विश्व गुरु बनाने के लिए बात करना चाहिए। यानी कि जो पिछली बातें हैं उनको दरकिनार करके अब आगे की तरफ देखना चाहिए, आपका सीधे सीधे कहने का ये मतलब है। यानी कि लगता है कि बातों का कुछ असर हो रहा है, लग रहा है कि बातों का कुछ असर हो रहा है यहाँ पे मोहन भागवत की तरफ से जो बातें की जा रही है। हाँ, मोहन भागवत से मैं तो नहीं मिला हूँ, लेकिन सुदर्शन जी से मैं 3-4 बार मिला हूँ। और जो मेरठ में जो है सोवियत यूनिवर्सिटी में जो उनको अवार्ड दिया गया था, मैं भी उसमें साथ था। तो उनसे कई बार बात की। हम जो है राम माधव जी से भी मिले हैं, विष्णु हरि डालमिया से भी। इन लोगों के साथ जो है मेरी बातें हुई है। तो हमारा वैचारिक जो है मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं है। ठीक है, वो कहीं न कहीं हम जो मिल सकते हैं, जो विवेकानंद ने जो है अद्वैतवाद के संदर्भ में जो है भारत की आत्मा और जो इस्लाम के देह को लेकर जो है शरीर को लेकर जो उज्जवल भारत और शानदार भारत के अस्तित्व आने की जो बात कही है, उसके संदर्भ देखना चाहिए। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है अब्दुल जी कि आगे देखें, पीछे की बात को आप जरा पीछे ही छोड़ दीजिए। किस तरीके से बाकायदा 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और स्टेट ये सबसे बड़ा, क्योंकि अगर केंद्र में पहुंचना है, केंद्र की सत्ता पर काबिज होना है, तो फिर उत्तर प्रदेश आपके हाथ में होना चाहिए, वहां की सियासत आपके हाथ में होनी चाहिए। तो क्या यही कारण है जिसके चलते आरएसएस भी अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी मुस्लिम समुदाय को निभाने के लिए अलग अलग कोशिशें देखने को मिल रही है? बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। महेश जी, यहाँ पर जिस तरीके से एक तरीके से लिंकअप माना जाता है पंचजन्य, एक तरीके से देखा जाए तो माउथपीस माना जाता है पंचजन्य, जिसमें इन्फोसिस को लेकर आर्टिकल छपता है और उसे लगातार यहाँ पे आरएसएस एक किनारा कर लेती है कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं आर्टिकल से, ये जो लेखक है उसकी अपनी छवि है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही बाकायदा 44,000 अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को लेकर एक अल्पसंख्यक दूत के नाम से एक मुहिम शुरू की जाती है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के घर घर तक पहुंचा जा सके, वहां पर बाकायदा वो उपलब्धियां गिनवाई जा सके जो कि योगी सरकार में है, मोदी सरकार में है। सब कुछ सियासत के लिए, 2022 को जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए। क्या मैं नेहा जी इतना ही कहूंगा कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है में जो एक भ्रांति है, एक दुष्प्रचार
या जिस तरह की दृष्टता और दुष्टता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस तरह का प्रायोजित कार्यक्रम जो है चलाया जाता था और ये कहा जाता था कि भाजपा सरकार जो है वो मुस्लिमों के बारे में या अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में सोचती नहीं है, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है। एक दूसरी बात मैं आपको और बताऊं कि मौलाना आजाद से बड़ा इस देश में कोई सेकुलर लीडर तो नहीं हुआ, मुस्लिम लीडर तो नहीं हुआ ना, जिनको तहसीन पूनावाला जी डिनाई नहीं करेंगे। उनका बयान 29 मार्च 1947 का, बहुत जिम्मेवारी के साथ ही आपके चैनल पे कह रहा हूँ जी, 35 में कार्य समिति के, कांग्रेस कार्य समिति के 35 लोगों में 29 लोगों ने वोट दिया कि हिंदू मुसलमान के नाम पर देश बनाया जाए। किसने कहा? कांग्रेस ने कहा, कांग्रेसियों ने कहा। उसका विरोध किसने किया? मौलाना आजाद ने किया। उसका समर्थन किसने किया? जिन्ना जैसे और जवाहर जैसे लोगों ने किया। शर्म आनी चाहिए। आरएसएस का अखंड भारत की परिकल्पना है। आरएसएस के जो आप उद्देश्य समझने की कोशिश करिएगा, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आरएसएस के बारे में कुछ बोलिए। ये तालिबानी सोच, उन्होंने क्या कहा मौलाना आजाद ने, ये तालिबानी सोच रखने वाले लोग, ये फिरका परस्ती वाले लोग, इन्होंने हिंदू मुसलमान को लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले लोग, ये लोग जो है हिंदू मुसलमान की है इस देश में। उससे पहले हिंदू मुसलमान का कोई कंसेप्ट था क्या? उससे पहले हिंदुस्तानी थे, सारे भारतीय थे। कोई अपने आप को हिंदू मुसलमान मजहब में बांट के कभी देखा ही नहीं। लेकिन कांग्रेस ने ऐसी चीज की नींव डाली इस देश में कि हिंदू मुसलमान के बीच में जो है खाई डाल दिया, और उस खाई के जरिए उसने सत्ता को हासिल किया। नहीं, लेकिन इस बात से थोड़ी बहुत तो तसल्ली मिल रही होगी ना महेश जी, कि महाराष्ट्र में जिनके साथ है इस वक्त शिवसेना, जो आपके साथ भी पहले कभी रहा करती थी, इस वक्त कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार में है महाराष्ट्र में, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि देखिए जावेद अख्तर की ये तुलना पूरी तरीके से गलत है, सही नहीं है भारत के परिदृश्य से। इससे थोड़ा तो लगा होगा कि राहत तो मिली होगी। जावेद अख्तर क्या है समझने की जरूरत है। जावेद अख्तर का क्या कंट्रीब्यूशन है? जावेद अख्तर इस देश में पैसा कमाने के अलावा पति पत्नी या बेटा बेटी, अरबों खरबों रुपया, और किसी एक मुसलमान की बच्चे के आंसू पूछे हों जावेद अख्तर, किसी मुस्लिम के बारे में कभी किसी के घर में जाके एक दिया जलाए हों, तो जावेद अख्तर को ये कहने की कहीं हक मिलता है, कहीं अधिकार मिलता है। जावेद अख्तर क्या है? मजे लूटने वाले लोग हैं, आनंद लेने वाले लोग हैं। इनके नजर में कोई रिलीजन नहीं है। ये तो अगर पैसा मिले ये राम राम भी कहेंगे, पैसा मिले तो ये ईसा मसीह भी कहेंगे, पैसा मिले तो ये बौद्ध का भी गुणगान करेंगे। इनका क्या है? इनका कोई धर्म नहीं है। और ये धर्म के बारे में ये क्या है? ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। तालिबानी सोच इनकी है, जो हमेशा ये ओवैसी की तरह बात करेंगे। ये वो काम करने जा रहे हैं इस देश में जो चीज हम सोच नहीं सकते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच में कहीं खाई पैदा करके, तो कहीं उनके बीच में नफरत पैदा करके, कभी डर बीजेपी आरएसएस का दिखा के, अब तक उनका शोषण करिएगा आप। ठीक है। और आप होते कौन हैं? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आप एक काम ऐसा कोई गिना दीजिए जो आपने मुसलमानों के नाम से किया हो। ठीक है, ठीक है। बीजेपी कह रही है ना, दिखा रही है ना आईना। हाँ। ये देख लो, ये वही बीजेपी है जिसको तुम लोग कहते थे कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को बर्बाद कर देगी। हाँ। आज उन्हीं मुसलमानों के लिए हम 41 प्रोग्राम अगर कह रहे हैं तो उसकी जांच करिए, उसको परखिए और कहिए कि बीजेपी झूठ बोल रही है। ठीक है। तो समझ में आता है कि हाँ, आप में जिगरा है। ठीक है। नहीं, यहाँ पर जावेद अख्तर साहब की बात का खंडन खुद जो मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ बैठे हुए हैं अब्दुल साहब, उन्होंने भी सीधे सीधे उनकी बात का खंडन किया है। चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। अब लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 2022 जहां जहां पर चुनाव होने हैं, जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां के लिए सभी सियासी दल अपने अपने समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो भी अपने समीकरण बिठा रही है। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तहसीन साहब। एक तरफ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी अल्पसंख्यक दूत बनाकर जो मुस्लिम समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके घरों में बकायदा भेज रही ताकि बताइए देखिए योगी सरकार ने आपके लिए क्या किया, मोदी सरकार ने आपके लिए क्या किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पे परिवर्तन संकल्प महासम्मेलन, इसका आयोजन, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इसका कोई खास असर आपको देखने को मिलेगा? कुछ कांग्रेस के फायदे की बात हो सकती है इस सम्मेलन के जरिए?
कि उत्तर प्रदेश की जो हालत है, सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर, उत्तर प्रदेश कोविड के पैरामीटर्स पे उसका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। आदित्यनाथ जी का बतौर मुख्यमंत्री परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। और ये मीडिया में कहीं वो सर्वे दिखा देते हैं कि 70% पॉपुलैरिटी, 80% पॉपुलैरिटी है, 40% वोट शेयर है। इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। मैं उत्तर प्रदेश में जमीन पर काम कर रहा हूँ और आपको बता दो, और जितने रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ शो करूंगा, एक इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आप इस चीज को मार्क कीजिए, बीजेपी डबल डिजिट पार नहीं करेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जो कोविड में हुआ है, जिस तरह से लोगों का अपमान किया है, उन पार्थिव शरीरों को सरकार ने कह दिया कि यहाँ पर ये तो फ्लोट हो रही थी तो होने दो। बहुत अच्छा काम किया है आदित्यनाथ जी ने, इसे प्रधानमंत्री ने कहा है। कोविड के जो डेटा निकले, जो गलत जो डेथ हुए उसका डेटा तो छुपाया गया था। और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में माहौल बन रहा है किसानों को लेकर, जो सरकार का अहंकार है, खास करके आदित्यनाथ के परफॉर्मेंस का, आप देखिए आदित्यनाथ जी की सरकार 99 क्रॉस नहीं करेगी, 99 से कम में सिमट जाएगी। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। और ये लोग क्या करेंगे, आपको बता दो, एक लाइन और बता देता हूँ। ये लोग अब क्या करेंगे, अब ये हिंदू मुसलमान करेंगे, पाकिस्तान करेंगे, दाऊद इब्राहिम करेंगे, और कुछ नहीं चला तो ये कहेंगे आदित्यनाथ जी की जिंदगी को खतरा है, मोदी जी की जिंदगी को खतरा है। ये सारे पैंतरे ये अब खेलने वाले, ये सारी चाल अब ये चलने वाले, लेकिन बीजेपी चुनाव हार रही है। ठीक है तहसीन साहब, एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि अभी थोड़ा सा जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, वोट बैंक को कंफ्यूज करने की कोशिश जी? कोई कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। एक मिनट महेश जी, आऊंगी आपके पास। तहसीन साहब, एक तरफ प्रियंका गांधी कहती है कि देखिए अयोध्या से शुरू करेंगे हम अपना पूरा एक मुहिम जो होती है, मिशन जो होता है वो अयोध्या से शुरू करेंगे। और हमने देखा भी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बसपा हो चाहे वो सपा हो, सबका अचानक से जो टारगेट है वो अयोध्या पे पहुंच गया है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के जरिए यहाँ पर एक सम्मेलन करने की कोशिश की जाती है, सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऐसा हो कि ना इस जो दोनों नाव में पैर रखने की कोशिश की जा रही है, एक भी नाव को ठीक से ना संभाल पाए? कोई दो नाव नहीं है, हिंदू मुसलमान एक है। हाँ। इनको बांटने में सिर्फ बीजेपी का फायदा है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की स्टडी, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है कि जब जब दंगे होते हैं तब तक सीधा फायदा बीजेपी को होता है। बीजेपी बिना दंगे किए चुनाव जीतने देती, ये यूनिवर्सिटी की स्टडी। इससे मुजफ्फरनगर में इन्होंने 2013 में दंगे कराए। अब आप देखें इनका क्या हालत होती है। ठीक है महेश जी, महेश जी जल्दी से अपनी बात रखिए, वक्त कम है मेरे पास। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये तहसील पूनावाला जी बात कह रहे हैं, हाँ। जरा सोचिए कि ये उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हाँ। उस सपा की बात कर रहे हैं जिसके लीडर हाँ। टीका लगाने से कतराते हैं। कोविड का टीका जो है उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख आज तक नहीं लगवाए। उन्होंने कहा ये मोदी का टीका है, मैं नहीं लगवाऊंगा। राहुल गांधी जो टीका के ऊपर जो है पानी पी पी के छाती पीट कर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने 4 अगस्त को लगाया। सोनिया जी का मालूम नहीं है, प्रियंका जी का मालूम नहीं है कि वो टीका उन्होंने आज तक लगवाया ही। ये कोविड के ऊपर चीख पुकार करने वाले लोग हैं, शर्म आनी चाहिए कि कोविड के ऊपर बात कर रहे हो और कोविड को लेके लोग ज्यादा से ज्यादा टीका ले रहे हैं, कोविड से जान बचाएं। ये वो लोग हैं कि उस दुश्वारियों में भी दुश्वारी खड़ा करने के लिए, ये कोरोना से भी भयंकर लोग हैं। ये कोरोना तो इनके आगे, मतलब अगर वो कोई जीवित व्यक्ति होता तो शर्मा जाता, यार तुम हमसे भी बड़े राक्षस हो। तो इस देश को जो है मौत के मुंह में, और ऐसे लोगों के खिलाफ तो बोलते ही नहीं है ये लोग। ठीक है महेश जी, एक सवाल पूछूं आपसे। महेश जी 1 मिनट, एक सवाल सुनिए जरा। अरबों खरबों रुपया लूट लिए राजस्थान। ठीक है महेश जी, एक सवाल सुनिए। महेश जी एक सवाल सुनिए। देखिए 2014 से केंद्र में मोदी सरकार और उसके बाद 2017 से यूपी में योगी सरकार। सवाल ये उठता है कि अभी भी आप हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या आपको अपने इस एजेंडे पे भरोसा नहीं है क्या, जिसके चलते यहाँ पे 44,000 कार्यकर्ता बाकायदा अल्पसंख्यक दूत बनाकर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में भेजे जाते हैं कि देखिए जाकर गिनवाइए उन्हें कि हमने आपके लिए क्या क्या किया है। अगर किया है तो धरातल पर दिखना चाहिए। चिंता किस बात की है? वही तो नहीं, उसी को तो मैंने चुनौती दी। हाँ। आपके दर्शकों के, आपके चैनल के माध्यम से तहसील पूनावाला को मैंने कहा, चुनौती चैलेंज दिया कि हम जो कह रहे हैं उसमें एक भी चीज गलत ठहरा के दिखा दो। हम जो बता रहे हैं, हम जो कह रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए हमने किया, बजाय उनको भड़काने के जज्बाती रूप से। आज ये देखिए ना, आजादी के टाइम में इनकी भागीदारी कितनी होती थी, 28%। आज 2.3% भागीदारी है। तो भाई मुसलमानों की ये दुर्दशा किसने की? बीजेपी ने किया है।
ठीक है। ये बात क्यों नहीं पूछी जाती है कांग्रेस से, ये बात क्यों नहीं पूछी जाती है सपा से? ठीक है। दंगे जो है दंगे कराने वाले कौन लोग थे? अखिलेश यादव के, अब ये दंगा मुक्त प्रदेश हो गया तो कह रहे हो कि ये दंगा करा देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन जनता सब देखती है, जनता सब समझती भी है। जनता को सत्ता पलटना भी बहुत अच्छे से आता है, सत्ता बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। फिलहाल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर 2022 के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उसके साथ गोवा, मणिपुर और उसके साथ साथ आपको बता दें कि पंजाब को जीतने के लिए सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश में है, लेकिन अभी वक्त है और जनता अपना मूड बना रही है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए APN के साथ।